Hello everyone, good morning. Hello everyone, good morning. Okay, so finally we are here back again in the class. नाउन चैप्टर कर रहे थे। अब हम लोग कल जितना हमने पढ़ा था उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो। सी आई विल वेट फॉर लाइक 10 सेकेंड्स। मैं 10 सेकेंड्स वेट करूंगी आपके मैसेजेस का चैट बॉक्स में। किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है नाउन चैप्टर में, प्लीज लेट मी नो। No problems, no doubts. Shall we proceed the class? ओके, चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो नाउन ना, हम बहुत सारे चैप्टर्स करके आए हैं जहाँ पे नाउन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। कुछ नाउन के कॉन्सेप्ट्स हो सकता है यूज हुए हो चैप्टर्स में, या आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगे, ठीक है। तो नाउन की हमें डेफिनेशन हमेशा से ही पता थी, ठीक है। डे वन जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तब से, कि नाउन क्या होते हैं। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं नाउन के एक पर्टिकुलर सेंटेंस में। नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी अ इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट को असिस्ट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, इट कैन बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो। इट कैन परफॉर्म एज अ वर्ब एंड इट कैन ऑल्सो परफॉर्म एज एन एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव की तरह भी काम करेगा। अब पॉजिटिव क्या होता है देखेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या होता है, वी विल सी टू इट। एक पूरा टॉपिक है नाउन एज एन पॉजिटिव, राइट। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे व्हाट इज अ पॉजिटिव। ओके, अब देखो एग्जांपल्स देखे थे फिर हमने कि पीपल, प्लेस, एनिमल, बर्ड हो सकता है, कोई एक्वाटिक एनिमल है या कोई रेप्टाइल है, उस तरीके से बेसिकली हो सकता है, ठीक है। आइडिया हो सकता है, इट कैन बी एन आइडिया। ऑब्जेक्ट हो सकता है। टाइप्स देखे थे हमने नाउन के। टाइप्स में हमने क्या देखा था? हमने टाइप्स में यही देखा था कि हमारे पास एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या था? प्रॉपर नाउन वाज द नेम ऑफ द पर्सन और अ प्लेस। जैसे ये फैक्ट क्या पढ़ा था कि हमेशा कैपिटल में शुरू करोगे। प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी उसको असाइन किया जाएगा। प्रॉपर नाउन को हम क्या कंसिडर करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करते हैं? वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। तो आर्टिकल्स को जनरली उसने लिखा है। जनरली मतलब नॉर्मल केसेस में आप आर्टिकल को यूज नहीं करोगे, बट दो ऐसे केसेस हैं जहां पे आप प्रॉपर नाउन के साथ क्या करते हो? आर्टिकल यूज करते हो, ठीक है। जैसे देखो, नेम ऑफ द कंट्री, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा था। नेम ऑफ द कंट्री के साथ आप क्या करोगे? आर्टिकल यूज करोगे। द, रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड, ये रूल पढ़ा था हमने आर्टिकल चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद इफ द प्लेस नेम, मतलब किसी भी प्लेस का नेम या किसी भी कंट्री का नेम उस कंट्री की टीम को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री के नेम को या उस पर्टिकुलर प्लेस के नेम को क्या ट्रीट करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। और उसको कैसा वर्ब देंगे? प्लूरल वर्ब देंगे। कैसा वर्ब देंगे? प्लूरल वर्ब। जैसे कि देखो, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच। बट फिर ऐसे केस में हम बेसिकली इस कंट्री के नाम से पहले द भी यूज करेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक टीम की बात हो रही है ना, एक स्पेसिफिक कंट्री की टीम की बात हो रही है, राइट। द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ठीक है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया हुआ। ये मैं आपको कल समझा चुकी हूँ सब, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अभी क्विकली रिवाइज करा रही हूँ बस। ये देखो, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यही है करेक्ट। जनरली स्टडी सब्जेक्ट, देखो स्टडी सब्जेक्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉपर नाउन ही होगा ना उसका नेम। वो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं।
और उसको कैसा वर्ब असाइन करते हैं, सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब असाइन करेंगे, जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दो मुझे, आई विल बी राइट बैक। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, देखो, फिजिक्स बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है, इसको क्या कंसिडर करेंगे, सिंगुलर। और इसको कैसा वर्ब दिया, सिंगुलर वर्ब दिया। बट अगर इस सब्जेक्ट का नाम पोजेस्ड बाय एनीवन, उसके ट्यूटर के साथ या ऐसे पर्सन के साथ मेंशन्ड है जो उसको पढ़ा रहा है, तो उस केस में आप उस सब्जेक्ट को प्लूरल ट्रीट करके उसको प्लूरल वर्ब दोगे। जैसे द फिजिक्स ऑफ, और आर्टिकल भी यूज करोगे फिर, द फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, द क्यों यूज किया यहाँ पे, क्योंकि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो कि एक स्पेसिफिक इंसान, सब्जेक्ट भी स्पेसिफिक है, इंसान भी स्पेसिफिक है, दोनों की पर्टिकुलर इंसान, दोनों पर्टिकुलर हैं, तो दोनों के केस में आप यहाँ पे द आर्टिकल यूज करोगे। द फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, राइट। प्रॉपर नाउन सबको समझ आ गया था। अब देखो, कॉमन नाउन पढ़ा फिर हमने, सेकंड कॉमन नाउन क्या पढ़ा, ऐसा नाउन विच इज कॉमन टू एवरीवन, जैसे बॉय। ठीक है, अब बॉय जो है वो यहाँ पे भी कोई बॉय हो सकता है, वो आपके वहां अरुणाचल में भी कोई बॉय हो सकता है। गर्ल, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, और कोई भी गर्ल्स जो क्लास में होंगी वो भी दे आर ऑल्सो अ गर्ल। तो कॉमन चीज हमें क्या है, दैट वी आर सेम जेंडर, गर्ल। तो हमें सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया, तो कॉमन टू एवरी वन, राइट। थिंक ऑफ सेम क्लास एंड काइंड, सेम काइंड की चीजें, सेम क्लास को बिलोंग करती हुई चीजें। कॉमन नाउन जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है, इट कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, इट कैन बी प्लूरल ऑल्सो। ठीक है, तो अब देखो, अगर सिंगुलर होगा कॉमन नाउन तो सिंगुलर वर्ब जाएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब जाएगा। ठीक है, आर्टिकल इज नॉट अवॉइडेड विद इट। अब इसको अगर कंफ्यूजन होगा तो इसको ऐसे लिख लो, आर्टिकल इज यूज्ड विद इट, तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हो। ठीक है, आर्टिकल जो है वो कॉमन नाउन के साथ आप यूज करते हो। इज नॉट अवॉइडेड का क्या मतलब है, कि इज यूज्ड ओनली ना। ठीक है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में गिवन है तो आप आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे बॉयज आर ऑनेस्ट, अभी बॉयज क्या है, प्लूरल है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अगर प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया। तो बॉयज आर ऑनेस्ट, पर उस केस में हमने आर्टिकल को यूज नहीं किया। द बॉय इज ऑनेस्ट, वन बॉय की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल यूज किया, देखो। लेकिन जब कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर होगा तो आप बेसिकली क्या करोगे, आर्टिकल को यूज करोगे। लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो आर्टिकल को यूज नहीं करोगे, ये चीज याद रखना। सिंगुलर जब होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, प्लूरल जब होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, इतना हमने कल पढ़ लिया था। फिर हमने कल कलेक्टिव नाउन भी कर लिया था, और मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, टीम। टीम क्या है, टीम कुछ भी टीम हो सकती है, इट कैन बी अ टीम ऑफ क्रिकेट, पर अगर क्रिकेट की टीम भी है तो उसमें ग्रुप ऑफ पर्संस ही होंगे ना, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, ग्रुप ऑफ टीम, मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस क्या होगा, टीम होगा। ओके, तो इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, राइट। अब देखो, आर्मी, आर्मी बेसिकली क्या है, एक तरीके से सिमिलर काइंड के लोग जो है, वो आर प्रोटेक्टिंग द कंट्री, वो आर प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स, उनको हम एक जगह ग्रुप कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, आर्मी बोल रहे हैं। कमेटी, क्राउड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या, आपके कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स हैं, देखो अब। सबसे पहले पढ़ा था जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है, दिस इज वन ग्रुप, वन ग्रुप में आप क्या करो, डिफरेंट टाइप की चीजें रख दो। ठीक है, वन ग्रुप में आप डिफरेंट टाइप की चीजें रख दो, डिफरेंट काइंड की चीजें, उन पर्टिकुलर डिफरेंट चीजों के ग्रुप को आप क्या बोल रहे हो, आप जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोल रहे हो। सीनरी का कल एग्जांपल देखा था, मशीनरी, ज्वेलरी, ग्रोसरी। ग्रोसरी क्या होती है, घर पे जो आप वेजिटेबल्स लाते हो या फिर जो भी आप किचन के सामान ला रहे हो, मे बी पल्सेस ला रहे हो। ठीक है, या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लेके आ रहे हो यार, घर पे कोई भी, यू आर गेटिंग सम फ्लावर। ठीक है, तो कुछ भी लेके आ रहे हो। क्रॉकरी क्या होगा, आपके किचन का, जिसमें आप बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल डिनर सेट, फॉर एग्जाम्पल डिनर सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी सेट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट के लिए आपके पास कुछ अलग से क्रॉकरी है, तो वो फर्नीचर में आपके पास घर पे बहुत कुछ होगा, लाइक फॉर योर ड्राइंग रूम, फॉर योर हॉल, तो आपके पास उसके लिए अलग फर्नीचर। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जिस रूम में आप सो रहे हो वहां पे बेड होगा, दैट इज अ डिफरेंट फर्नीचर, राइट। तो फर्नीचर भी एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वुडन आर्टिकल्स है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो। तो डिफरेंट काइंड की थिंग्स के ग्रुप को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ये रूल्स देखो, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन और इसको सिंगुलर वर्ब ही दिया जाएगा। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं या कोई भी अगर ऐसा वर्ड आए इनके अलावा, क्योंकि यहाँ पे एटसेट्रा मेंशन्ड है, दैट मीन्स ऐसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वाले और भी वर्ड्स होंगे। ठीक है। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स जो एक ग्रुप में डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे, कलेक्टिव नाउन की भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में रखोगे। ठीक है। और ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स को आप सिंगुलर सब्जेक्ट रीड करके इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। ये जो वर्ड्स हैं जैसे सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, इनके साथ एस या ई एस की फॉर्म कभी भी यूज नहीं होती है। यू डोंट यूज ई एस और एस विद देम। फॉर एग्जाम्पल द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। देखो द मशीनरी जो है आर, मशीनरी को हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके यहाँ पे इज यूज करना था, बट आर यूज किया जो कि प्लूरल वर्ब है, विच इज रॉन्ग। द मशीनरीज, ईएस की फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं होगी, विच इज रॉन्ग। तो करेक्ट चीज क्या होगी, द मशीनरी, जो कि एक सिंगुलर फॉर्म यूज किया हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको यूज किया, और उसके साथ फिर यहाँ पे क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, ये करेक्ट होगा। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमने क्या देखा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक ऐसा ग्रुप जिसमें आप सेम काइंड ऑफ थिंग्स रख रहे हो, सेम काइंड, उसको क्या बोला, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे एक ग्रुप है उसके अंदर काउज हैं, लेकिन है सभी काउज, वहां पे सब काउज हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्रुप है उसमें आपके पास बहुत सारी काउज हैं, ठीक है, और उसमें फिर एक ह्यूमन आपने डाल दिया, ये क्या है, दिस इज नॉट ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होगा, जब उसमें सारी क्या होंगी, काउज ही होंगी। ठीक है। सेम काइंड ऑफ थिंग्स या सेम काइंड ऑफ मेंबर्स होंगे, पीपल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, एटसेट्रा। अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और इसको कौन सा वर्ब देंगे, प्लूरल देंगे। एस या ई एस की फॉर्म कांट बी यूज्ड विद इट, इसके साथ भी यूज नहीं होती है। देखो, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस जो है वो गलत है, प्लूरल ट्रीट करना था पीजेंट्री को। ठीक है। यहाँ पे पीजेंट्री को बेसिकली क्या ट्रीट करना था, यहाँ पे पीजेंट्री को हमें प्लूरल ट्रीट करना था, और उसको क्या देना था, यहाँ पे सॉरी प्लूरल वर्ब देना था, तो गलत हो गया। द पीजेंट्रीज, एस या ई एस की फॉर्म आप यूज नहीं करते हो, ये मेंशन किया हुआ है देखो, ये भी गलत हो गया। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, तो इसको इसी फॉर्म में यूज करोगे सब्जेक्ट को, ये अपने आप में ही प्लूरल है, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे, यूज करोगे। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस इज करेक्ट। ठीक है। और मैंने आपको बताया था पीपल वर्ड को जब भी किसी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करोगे या किसी भी कंट्री के नेम में यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, उसके साथ आप एस वर्ड भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली पीपल वर्ड जो है वो बेसिकली क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, मतलब पीपल में ऐसे ऐसे पर्सन को हम इंक्लूड करते हैं, मतलब वो पर्सन, ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जो सिमिलर है। ठीक है। सेम काइंड ऑफ चीजें इंक्लूडेड है, देखो ऑल आर ह्यूमंस, ऑल आर पर्सन यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। लेकिन पीपल वर्ड जो है नॉर्मल पैरालेंस में जब आप इसको यूज करते हो तो ये सिंगुलर में भी पीपल ही रहेगा और प्लूरल में भी पीपल रहेगा। इसके साथ आप ई या ई एस वाली फॉर्म यूज नहीं करोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नेवर पीपल्स, गलत है ये वर्ड, पीपल्स कोई वर्ड नहीं होता है। बट इस वर्ड को आप तभी अपोस्ट्रोफी एस में यूज करोगे जब आप किसी कंट्री के कंटेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए थे, कौन कौन से दो एग्जाम्पल दिए थे, ये देखो। सी, people when used in context of a country is considered as common noun and can be changed to peoples. India is a people of Asia. ठीक है, India is a people of Asia. Okay, India, China and Pakistan people of Asia.
तो यहाँ पीपल दिया होगा, पीपल्स ऑफ एशिया। ठीक है, तो कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से अगर कुछ आएगा तो आप देख लेना। वैसे ये एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको नहीं देगा कभी भी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा और इस चीज को लेके हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है। देयर वुड बी 70 पीपल आउट ऑफ 100 जो इसको पीपल ही करके आएंगे इफ यूज विद द नेम ऑफ द कंट्री। यहाँ पे एक कंट्री है इसलिए पीपल लिखा, और यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज हैं तो हमने यहाँ क्या लिखा, पीपल्स। लेकिन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही पीपल्स फॉर्म यूज कर रहे हो, एस वाली। ये चीज याद रख लेना, दिस इज एक्सेप्शन। आई एम रीइटरेटिंग दिस इज एक्सेप्शन, राइट। नॉर्मली आप पीपल वर्ड ही यूज करते हो, उसके साथ एस या ई एस की फॉर्म जो है वो नहीं यूज करते। ओके, अभी थर्ड देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या होंगे, ऐसे मेंबर्स होंगे जिनका आपको बेसिकली ये तो पता होगा कि ये ग्रुप है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्संस का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उस ग्रुप का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है अब ऐसे ग्रुप को, ऐसे कलेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कौन सा कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या है, देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, और आप उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो बेसिकली क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर कब यूज करोगे, जब जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि वन होल एंटिटी की बात हो रही है, मतलब इनमें जो लोग हैं इस ग्रुप में वो अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट रीड करके सिंगुलर वर्ब दे दोगे। लेकिन एक ही ग्रुप में अगर देर आर फॉर एग्जाम्पल 10 पीपल, और उन 10 में से 4 एक बात कर रहे हैं और बाकी के 6 डिफरेंट बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रहा है। तो इस केस में आप उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे। कब करोगे, जब डिफरेंस इन ओपिनियन है एक ही ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास जो है उसमें कितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल लगा लो 30 to 50 लोग हैं, ठीक है, या 50 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्लास में फॉर एग्जाम्पल 35 लोग ये बात बोल रहे हैं कि हमें नाउन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, नाउन चैप्टर पढ़ना है। और बाकी के जो लोग हैं वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, बाकी के 15 लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें नाउन चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस इन ओपिनियन। तो उस केस में आप इस पूरे ग्रुप को किसकी तरह ट्रीट करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे और उसको प्लूरल वर्ब दो, ठीक है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर यूनानिमस इट बिकम्स सिंगुलर। यूनानिमस मतलब सब लोग अग्री करते हैं एक ही बात से, ठीक है। सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब देंगे। कमेटी हैव टेकन बोल्ड स्टेप इन दिस केस इज रॉन्ग। कमेटी क्या आ जाएगा, हैज टेकन बोल्ड स्टेप। सिंगुलर वर्ब यूज करना है। यहाँ पे अगर डिफरेंट इन ओपिनियन आ जाएगा, कमेटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप, तो इस केस में आप बेसिकली कौन सा वर्ब यूज कर रहे हो, प्लूरल वर्ब, ठीक है। उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे एंड इट गेट्स अ प्लूरल वर्ब। एस या ई एस की फॉर्म कांट बी यूज विद इट। अब कमेटीज नहीं होगा, कमेटीज नहीं होगा, कमेटी, ठीक है। जूरीज नहीं होगा, जूरी। पार्लियामेंट्स नहीं होगा, पार्लियामेंट होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको याद रखोगे कि एस या ई एस की फॉर्म इसके साथ भी यूज नहीं हो रही है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इतना हम लोग कल कर चुके थे, राइट। अब मुझे ये बताओ, जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो थम्स अप बना के भेज दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन टुडे। जल्दी से कर लो। कम ऑन क्विक, जल्दी से रिप्लाई करो, कम ऑन बी क्विक। ओके नाबम,
चलिए, why are rest of the people not replying? सो तो नहीं गए सब लोग? जस्ट मार्क योर प्रेजेंस। जो लोग जाग रहे हैं और मुझे लाइव सुन रहे हैं, जस्ट मार्क योर प्रेजेंस, गिव अ थम्स अप, एल्स आई विल कंसिडर कि आप लोग सो रहे हो, एंड आई कैन लिटरली सी एवरीवन हु एल्स हैज जॉइंड द क्लास, सो प्लीज मार्क योर प्रेजेंस, एल्स मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि आप लोग शायद सो गए हो। होता है ना ऐसा कि कई बार लेक्चर चल रहा है और आपको नींद आ गई और सो गए। जस्ट लेट मी नो इफ यू गाइज आर प्रेजेंट इन द क्लास, कम ऑन, बी क्विक। Only one student is present because I got only one reply. Okay, two. Who else is present in the class? आप लोगों में से बहुत सारे लोग बार बार ज्वाइन कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? एग्जैक्टली सुन रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? और स्क्रीन विजिबल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वीडियो में? ओके, चलिए, लेट्स बिगिन। ओके, फाइनली फाइनली आई स्टार्टेड गेटिंग रिप्लाई। सब लोग जाग ही रहे हैं ना? ओके, थैंक यू सो मच। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट कोई भी चीज जब होती है तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग, एनी सच थिंग विच यू कैनॉट नो टच, जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, ऐसी चीज को हम बेसिकली कहाँ किस किस कैटेगरी ऑफ नाउन में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। ठीक है, ऐसी कैटेगरी ऑफ चीजों को हम कहाँ रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते। अच्छा, जल्दी से मेरे को वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताओ। दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल गिव यू 10 seconds टू रिप्लाई टू दिस मैसेज। समथिंग दैट वी कैनॉट टच, उसको क्या बोलते हैं? क्या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा उसके लिए? समथिंग दैट वी कैनॉट टच। व्हाट इज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर दिस? थिंग्स वी कैनॉट टच। इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताओ, जल्दी से बताओ। पता है किसी को? रिप्लाई करो, ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू टुडे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर थिंग्स दैट वी कैनॉट टच। इमेजिनरी तो है, बट इसके लिए हम एग्जैक्टली एक वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल नबम का बिल्कुल ठीक है, एयर, वी कैनॉट टच इट, वी कैनॉट टच इट, वी कैन जस्ट फील इट। ठीक है, बट देर इज दिस वन वर्ड जिसको हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में यूज करते हैं। थिंग्स वी कैनॉट टच, क्या बोलते हैं उन थिंग्स को? इनटेंजिबल। intangible are those things which cannot be touched. ठीक है, तो दिस इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर दिस। इसको याद रख लेना, बहुत कॉमनली यूज्ड है ये। ठीक है, और आपके पेपर में डिफिकल्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ज्यादा कॉमनली यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो intangible इज समथिंग दैट वी कैनॉट टच, राइट? अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते बट हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नबम ने एग्जाम्पल दिया था एयर, तो एयर इज अ करेक्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लव, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एंगर, फॉर एग्जाम्पल फियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसर्न, यू कैन नॉट सी somebody's concern but yes you can feel it कि सामने वाला इंसान is concerned for you। ठीक है, तो ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं ये बेसिकली किसके आ जाएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, स्ट्रेंथ हो गया एग्जाम्पल, इनोसेंस हो गया, फियर हो गया, जजमेंट हो गया। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिसको हम किस में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है क्या होता है? सिंगुलर होता है, और उसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। ओके, वी हैव डन दिस। ठीक है, ये हमने बेसिकली आर्टिकल चैप्टर में भी पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। याद है? केसेस ऑफ ओमिशन, केसेस ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल जब हमने पढ़ा था तो हमने एक रूल पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, इट जनरली
कहता है जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर इट। ठीक है, तो आर्टिकल जो है वो जनरली बेसिकली क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रदरहुड जो है वो बेसिकली उसके ऊपर एक एग्जांपल दिया है, ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी। गलत क्यों है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब। अ ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी इज रॉन्ग बिकॉज अ नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल यूज होगा ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को आप देख नहीं सकते। ठीक है, ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किया गया है, ब्रदरहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और आर्टिकल भी यूज नहीं किया गया, हेंस दिस इज करेक्ट। सो दिस वाज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन होता है किसी भी मटेरियल जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी थिंग जो कि किसी मेटल की, अलॉय की या किसी भी चीज की बनी है, उसको आप बेसिकली यहाँ क्या कर सकते हो, रख सकते हो। नॉट जस्ट मेड ऑफ मेटल, इट कैन बी एनी मटीरियल, किसी भी मटीरियल की बनी हुई कोई भी थिंग, कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, या फिर कोई भी सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या हो सकता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनी सॉल्वेंट, कुछ भी, इट कैन बी एनी सोल्यूट। तो कोई भी सब्सटेंस जो है उसको आप बेसिकली क्या करोगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में क्या कर दोगे, रख दोगे। ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर। सब्सटेंस क्या होगा, कोई भी सॉलिड चीज भी हो सकती है, कोई भी लिक्विड चीज भी हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉलिड चीज, कोई भी लिक्विड चीज जो किसी भी मटेरियल की बनी है, इट कुड बी सम मेटल, इट कुड बी सम प्लास्टिक, इट कुड बी सम पेपर, किसी भी चीज की बनी हुई ऑब्जेक्ट को आप मटेरियल नाउन में प्लेस कर दोगे। जैसे देखो कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मटेरियल नाउन है। फैक्ट्स देखो इससे रिलेटेड, मटेरियल नाउन से रिलेटेड। ठीक है, फैक्ट्स क्या है मटेरियल नाउन से रिलेटेड, जनरली इट इज सिंगुलर। आप मटेरियल नाउन को बेसिकली सिंगुलर ट्रीट करते हो और इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज करोगे। जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर इट, आर्टिकल हम यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, वाटर आर कलरलेस, वाटर क्या है, कलरलेस है। वाटर आर, अब आर क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुई, गलत। हमें क्या यूज करना था, सिंगुलर वर्ब। क्यों यूज करना था, क्योंकि मटेरियल नाउन को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। अ वाटर इज कलरलेस, अब अ वाटर इज कलरलेस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि आप यहाँ आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ये देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, वाटर इज कलरलेस इज करेक्ट, वाटर के साथ हमने यहाँ आर्टिकल भी नहीं यूज किया और यहाँ वर्ब भी कौन सा यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रैग क्या होता है, ड्रैग इज नथिंग, ऐसा कुछ लिक्विड का सबस्ट्रेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिक्विड है, इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, थोड़ा से स्टोन्स हैं, थोड़ा सा क्ले है, थोड़ा सा मड है, ठीक है, थोड़े से पेबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबका मिक्सचर जो है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ड्रैग्स बोलते हैं। ठीक है, ड्रैग्स जो है ओनली मटेरियल नाउन है जिसके साथ आप, जिसको आप प्लूरल ट्रीट करते हो और उसको प्लूरल वर्ब देते हो। तो अगर वर्ड लिखा आएगा तो ऐसे ही लिखा आएगा, ड्रैग्स। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ड्रैग्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया। ड्रैग्स जो है उसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और उसको प्लूरल ही वर्ब असाइन किया जाएगा हमेशा। इज दी ओनली मटेरियल नाउन, देखो इसके अलावा मटेरियल नाउन है, ओनली मटेरियल नाउन। तो अगर आपको एग्जामिनर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देता है जहां पे उसने इस वर्ड को यूज किया हुआ है, तो पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि ड्रैग्स को बेसिकली क्या बोलते हैं। ऐसे नहीं होता कि कभी रोड साइड हम जा रहे हैं तो वो जो कचरा सा निकाल के, थोड़ा सा वेट कचरा जिसके अंदर बहुत सारा मड, पेबल, स्टोन, क्ले या कुछ भी डर्टी चीजें होती हैं, उसको हम ड्रैग्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ड्रैग आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रैग जो है, हमेशा इसको ड्रैग्स की तरह ही प्रोनाउंस करते हो। जैसे पीपल वर्ड जो है वो अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, जबकि आप यहाँ एस यूज ही नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से ड्रैग वर्ड के साथ आप हमेशा एस यूज करते हो, तो इट इज नॉट ड्रैग, इट इज ड्रैग्स, राइट। ड्रैग्स इज लाइंग, इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि हमें इसको प्लूरल ट्रीट करना है, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन देख लेना मटीरियल नाउन में, जिसको हम प्लूरल वर्ब असाइन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको नाउन जो है, नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी वो क्लियर होगी, नाउन के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े वो क्लियर होंगे, नाउन के कुछ हमने बेसिक टाइप्स पढ़े, बेसिक टाइप्स जो हम सबको पता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन पढ़ा, ठीक है, जैसे कि कॉमन नाउन पढ़ा, जैसे कि हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, जैसे कि हमने कौन सा नाउन पढ़ा, हमने मटीरियल नाउन पढ़ा। तो ये 5 टाइप्स हमने नाउन के अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, उसके अलावा भी नाउन के बेसिकली वेरियस टाइप्स हैं।
ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, लेट्स डिवेल्व इनटू दैट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या टाइप्स हैं। मीनवाइल अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो। देखो, नाउन को उसके अलावा हम जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउन को जेंडर के बेसिस पे कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, ठीक है। कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर, और उसके बाद क्या होगा, कॉमन जेंडर, उसके बाद क्या होगा, न्यूटर जेंडर। तो जेंडर के बेसिस पे नाउन कितने पार्ट्स टाइप्स का है, 4 टाइप्स का है। कौन कौन सा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, ठीक है। अब इनको स्टडी करते हैं, चलो। मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल। अब देखो, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। ह्यूमंस के लिए ये बात बोलते हैं। तो ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ एनिमल लिखा हुआ है तो आप सिर्फ, आपको टाइगर लिखा मिलेगा पेपर में तो आप वहां पे ही उसको मैस्कुलिन जेंडर कंसिडर करोगे, नो। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ऑल्सो, बिकॉज मैन इज ऑल्सो अ सोशल एनिमल, राइट। ऐसे बोलते हैं ना मैन के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली, अब ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। ये भी हमने बेसिकली एग्जाम्पल पढ़ा था आर्टिकल्स चैप्टर में, ठीक है। जब मैंने आपको बोला था ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, जहां कहाँ आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, तो वहां कुछ वर्ड्स गिवन थे, मैन, वुमेन, नेचर, लिटरेचर, सोसाइटी, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स गिवन थे। मैन इज अ सोशल एनिमल, यहाँ मैंने बेसिकली क्यों यूज नहीं किया आर्टिकल, क्योंकि एक तो मैन वर्ड यूज है, दूसरा मैंने आपको इस वाले जो रूल था आर्टिकल चैप्टर का, ये जो रूल बताया था, मैंने आपको बोला था अगर स्टेटमेंट या तो बहुत ही जनरल होगी या फिर बेसिकली क्या होगी, बहुत ही फिलोसॉफिकल होगी स्टेटमेंट, तो उस केस में आप इन वर्ड्स के साथ बेसिकली क्या यूज नहीं करोगे, आर्टिकल्स यूज नहीं करोगे। देखो, आर्टिकल चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उसके जो जो रूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैं आपको वो साथ ही साथ रिवाइज करा रही हूँ, सो दैट यू रिमेन इन टच विद दिस चैप्टर, यू डोंट फॉरगेट द रूल्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चैप्टर्स में साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल कि नाउन पढ़ते हुए मैं आपको पूरा आर्टिकल चैप्टर रिवाइज कराऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि नाउन चैप्टर में जहां जहां भी आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो उस रिलेटेड स्पेसिफिक रूल को हम बेसिकली क्या कर लें, रिवाइज कर लें। जैसे कि यहाँ पे हमने ये कर लिया, ठीक है। तो ये चीजें हम साथ साथ करते रहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो, मैस्कुलिन जेंडर में बेसिकली क्या होगा, नाउन पढ़ रहे थे जेंडर के बेसिस पे, हमने देखा था 4 टाइप का होता है। सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे थे, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में नाउन किस चीज को डिनोट करता है, ऐसे जेंडर को डिनोट करता है जहां पे मेल एनिमल की बात की गई है, या ऐसे लगा लो ह्यूमन हो बट मेल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैन, फॉर एग्जाम्पल बॉय, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, फॉर एग्जाम्पल सन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, जहां पे फीमेल एनिमल की बात की गई है, वुमेन, गर्ल, नेचर इज फेमिनाइन, लॉयनेस, ठीक है। ये आपके फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जो आएगा दैट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होगा, ऐसा जेंडर जहां पे बेसिकली आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, दोनों के लिए ही कॉमन होगा। जैसे कजन, जब आप कजन वर्ड यूज करते हो, तो मैंने आपको ये बताया था, हम पढ़ेंगे भी आगे इसी चैप्टर में, कि आप अगर उसको कजन सिस्टर बोल रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, इट इज नेवर कजन सिस्टर, आप उसको सिर्फ कजन वर्ड यूज करोगे, क्योंकि कजन क्या है, कॉमन जेंडर है। अब कजन क्या हो सकती है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, ऐसा जेंडर विच नीदर डिनोट्स, जो डिनोट करता है इधर मेल और फीमेल, आपको पता नहीं चलेगा कि मेल है या फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि पेरेंट, अगर मैं वर्ड पेरेंट बोलती हूँ तो आपको अब एग्जैक्टली तो नहीं पता ना कि मदर की बात हो रही है या फादर की बात हो रही है। पेरेंट में दोनों ही इंक्लूडेड होंगे, मदर भी इंक्लूडेड है एंड फादर भी इंक्लूडेड है, एंड दिस वर्ड इज कॉमन टू बोथ बोथ द जेंडर्स, तो कॉमन जेंडर होगा, ठीक है। चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या हो सकता है, चाइल्ड कैन बी मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो। जब आप चाइल्ड बोलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी बात हो रही है, मेल या फीमेल, बट आपको ये पता होगा कि चाइल्ड तो दोनों ही होते हैं, मेल भी चाइल्ड ही हो सकता है, फीमेल भी चाइल्ड हो सकती है। स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन बी गर्ल ऑल्सो, बॉय ऑल्सो। कजन, कजन कैन बी सिस्टर ऑल्सो, ब्रदर ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके के जेंडर्स जो दोनों के लिए कॉमन है, मेल और फीमेल के लिए,
और उनको पढ़ने के बाद आपको ये नहीं पता चलता कि स्पेसिफिकली मेल की ही बात हो रही है या फीमेल की ही बात हो रही है। उन जेंडर्स को हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूट्रल जेंडर क्या होगा, ऐसा जेंडर विच इज विदाउट लाइफ, ना मेल है ना फीमेल है। तो जो जेंडर्स मैस्कुलिन में भी नहीं आ रहे हैं और फेमिनिन में भी नहीं आ रहे हैं, उनको हम कहाँ डालते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। प्रोवाइडेड वो जो जेंडर्स हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए, विदाउट लाइफ, यानी लाइफलेस होने चाहिए, ठीक है। जैसे बुक, बुक इज लाइफलेस, इट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, दोनों में से कुछ भी नहीं है। पेन, पेन इज लाइफलेस, इट इज नीदर मेल नॉर फीमेल। रूम, रूम इज लाइफलेस, इट इज नीदर मेल नॉर फीमेल। तो ये जो थे वो जेंडर के बेसिस में हमने क्या पढ़े, आपके नाउन पढ़े। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और उसके बाद न्यूटर, ठीक है। तो ये बेसिकली जेंडर के बेसिस पे आपके नाउन का क्लासिफिकेशन था, 4 टाइप्स के नाउन, ठीक है। आई होप ये भी सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज देयर नेक्स्ट इन द चैप्टर। देखो अब नाउन को नंबर के बेसिस पे आप डिवाइड करते हो, ठीक है। नंबर के बेसिस पे 2 हैं, ये हम हमेशा पढ़ते आए हैं, कॉमन है, ये बहुत इजी है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होगा, जब वन पर्सन की या वन थिंग की बात हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन। जैसे पेन, काउ, बॉय, डॉग, कैट, रैट, बैट, स्कूल, स्टूडेंट, ठीक है। ये सब बेसिकली क्या है, वन, वन को डिनोट कर रहे हैं, हेंस इनको सिंगुलर नाउन बोलेंगे। अब नाउन जो मोर देन वन को डिनोट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल पेन्स, बॉयज, काउज, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, रैट्स, बैट्स, स्कूल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये सब बेसिकली क्या हो गए आपके प्लूरल नाउन, ठीक है। तो नाउन नंबर के बेसिस पे कितने टाइप का है, 2, कौन कौन सा, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर कब बोलते हैं, जब वन की बात हो रही होती है, और जब ग्रेटर देन वन की बात हो रही होती है, जब ग्रेटर देन वन की बात हो रही होती है तो बेसिकली क्या बोलते हैं हम उसको, आ, हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन, ठीक है। ओके, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी आ जाएगा। काउंटेबिलिटी के बेसिस पे नाउन जो है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा होगा, जिसको बेसिकली आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो अपनी फिंगर्स पे। बुक को काउंट कर सकते हो, एप्पल को भी काउंट कर सकते हो, डॉक्टर को काउंट कर सकते हो, हॉर्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें काउंटेबल हैं, वी कैन काउंट दिस, इसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने देखना था कि आपका नॉन अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है विच वी कांट काउंट, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, देखो दिस मेनली डिनोट सब्सटेंस या एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो अनकाउंटेबल नाउन में ज्यादातर क्या चीजें आ जाती हैं, या तो सब्सटेंसेस आएंगे यानी लिक्विड चीज कोई आ जाएगी, या सॉलिड चीज, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो जाएंगी। जैसे मिल्क, मिल्क इज लिक्विड, देखो ऑयल, ऑयल इज लिक्विड, शुगर, शुगर इज सॉलिड, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना शुगर के, पर आप शुगर को 1 kg शुगर को काउंट कर सकते हो, नो, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। गोल्ड कैनॉट बी काउंटेड, ऑनेस्टी यू कैनॉट काउंट दैट। तो ये क्या हुआ आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबिलिटी के बेसिस पे हमने नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज काउंटेबल, वन इज अनकाउंटेबल, राइट। अब देखो जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था आर्टिकल चैप्टर के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। और मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। यही बताया था। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा, जो सिंगुलर भी है यानी वन है, और काउंटेबल भी है यानी इनमें से कोई है। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होगा, जो प्लूरल मतलब मोर देन वन है और काउंटेबल भी है, यानी कि इनमें से ही कोई है। इनमें से नहीं लिया मैंने, अनकाउंटेबल नाउन की बात नहीं हो रही है यहाँ, इट इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, यहाँ काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। इनडेफिनेट आर्टिकल का पढ़ा था कि हम उसको सिर्फ कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ए या एन को, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं, यही पढ़ा था ना। तो ये चीजें हैं,
ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? काउंटेबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप के नाउन पढ़े, ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आई होप अब डिफरेंस सबको समझ आ गया होगा। और आर्टिकल चैप्टर में जो हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन पढ़ा था वो भी सबको पता चल गया होगा। ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन है। काउंटेबल नाउन अलग होता है और प्लूरल और सिंगुलर नाउन अलग होते हैं। बट यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जो मोर देन वन भी हो और काउंटेबल भी हो। सिंगुलर मतलब लेस देन वन हो मतलब, और बेसिकली काउंटेबल भी हो। राइट, तो ये था आपका काउंटेबिलिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो नाउन को जब आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करते हो तो बेसिकली कितने टाइप का है नाउन? टू टाइप्स का है। ठीक है, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन बेसिकली क्या होगा? जहां पे ओनली वन वर्ड यूज करते हैं फॉर इट्स फॉर्मेशन, जैसे बॉय, पेन, डॉग, कार, ये सब सिंगल नाउन है। कंपाउंड नाउन कौन सा होगा? कंपाउंड नाउन वो वाला नाउन होगा जहां पे मोर देन वन वर्ड्स यूज हो रहे हैं फॉर इट्स फॉर्मेशन, जैसे ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, नोटबुक, कपफुल, स्पूनफुल। अब यहाँ पे देखो नाउन में मोर देन वन वर्ड है ना, ब्रदर इज वन, इन इज टू एंड लॉ इज थ्री। तो मोर देन वन वर्ड इसकी फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, हेंस ये कंपाउंड नाउन है। यहाँ पे देखो नोट एंड बुक, या कपफुल, कप एंड फुल, ऑल्दो उसको हम इकट्ठा लिखते हैं बट देन टू वर्ड्स आर यूज्ड, राइट। तो जब मोर देन टू वर्ड्स किसी वर्ड की फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं या मोर देन वन वर्ड यूज हो रहा है, वो कौन सा नाउन हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। अगर वन वर्ड यूज हो रहा है जैसे बॉय, डॉग, ये वन वर्ड है, तो ये बेसिकली कौन सा नाउन हो जाएगा? सिंगल नाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप का है नाउन? दो टाइप का है। कौन कौन सा? सिंगल, सिंगल क्या होता है? जहां पे सिर्फ वन वर्ड लगता है उसको फॉर्म करने में या लिखने में। और कंपाउंड कौन सा होता है? कंपाउंड होता है जहां पे ग्रेटर देन वन, वन से बेसिकली क्या लगेगा? वन से ग्रेटर बेसिकली क्या लगेगा? वर्ड लगेगा उसको फॉर्म करने में, राइट। अब देखो ये जो कंपाउंड नाउन होता है ना, ये फर्दर आगे टू टाइप्स का होता है, कंपाउंड नाउन विद हाइफन एंड कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। देखो, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, कंपाउंड नाउन इज दैट जो बेसिकली मोर देन वन यू वर्ड से बनता है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, जैसे ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, नोटबुक, कपफुल, स्पूनफुल। कंपाउंड नाउन फर्दर कितने पार्ट का होता है? टू पार्ट का होता है। टू पार्ट्स होते हैं उसके, कंपाउंड नाउन हाइफन के साथ एंड कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। हाइफन क्या होता है? इस तरीके का मार्क जो आप दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, कंपाउंड नाउन विद हाइफन बेसिकली क्या होगा? जहां पे बेसिकली आप हाइफन यूज कर रहे हो, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे ये हाइफन यूज किया है ना, ये देखो सेंटर में। पासर बाय, ये रहा हाइफन। तो यहाँ पे वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए जब हाइफन यूज करते हैं उसको कंपाउंड नाउन विद हाइफन बोलते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन भी होते हैं जहां आप सेपरेशन के लिए हाइफन यूज नहीं करते, जैसे कि कपफुल, स्पूनफुल, पॉकेटफुल। उस केस में आप बेसिकली क्या वर्ड यूज करते हो लास्ट में? फुल। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन में आप कौन सा वर्ड यूज करोगे लास्ट में? फुल। तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर कंपाउंड नाउन्स विदाउट हाइफन, राइट। आई होप आपको क्लियर है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने नाउन जो है, ये शायद आप लोगों के लिए नया हो बट क्योंकि चैप्टर हमें करना है और पूरा ही कवर करना है, अच्छे से पूरा चैप्टर करना है, इसलिए हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो नाउन है वो दो टाइप का है, सिंगल एंड कंपाउंड। कंपाउंड फर्दर कितने टाइप का? सिंगल में सिर्फ वन वर्ड नाउन होता है, इसमें मोर देन वन वर्ड होगा नाउन को बनाने के लिए। इसमें दो तरीके का नाउन आ जाएगा कंपाउंड नाउन में, एक ऐसा नाउन कंपाउंड नाउन विद हाइफन हो जाएगा और एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन हो जाएगा। विद हाइफन जो है ये रहा और विदाउट हाइफन ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स पढ़े। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है नाउन के केसेस हम पढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इसको बहुत धीरे पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो नाउन के जो केसेस हैं, केसेस क्या होते हैं? आपको नाउन की पोजीशन बताते हैं कि सेंटेंस में क्या है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर नाउन मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है,
वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। पर सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या है, मतलब उसकी प्लेस क्या है, मतलब उसको सेंटेंस में यहां यूज किया है या यहां यूज किया है या यहां यूज किया है, कैसे पता चलेगा? इन केसेस को पढ़ के पता चलेगा। ठीक है। तो किसी बच्चे ने शायद मुझसे बिगिनिंग ऑफ द क्लास में कोई एग्जांपल था, आई गेस आर्टिकल चैप्टर में था या कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछा था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अब ये पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है या वर्ब की तरह यूज हुआ है, या फिर वो नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, आई गेस 5 केसेस हैं। ठीक है। कौन कौन से केसेस है एक बार हम पढ़ने से पहले देख लेते हैं। हमारे पास एक नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा केस है, विच इज द सेकंड केस। सेकंड हमारे पास जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड देखो कौन सा केस है। थर्ड हमारे पास है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। थर्ड हमारे पास है डेटिव केस, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोजेसिव केस। ठीक है। फोर्थ इज योर पोजेसिव केस, जो हम पढ़ेंगे। और लास्ट होगा हमारे पास वोकेटिव केस। ठीक है। ये देखो, वोकेटिव केस इज दी लास्ट केस। ठीक है। वोकेटिव जो है हम लास्ट पढ़ेंगे। तो हमारे पास नाउन के कितने केसेस होते हैं, 5 केसेस। कौन कौन से, नॉमिनेटिव, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्टिव, उसके बाद आ जाएगा डेटिव, उसके बाद आएगा पोजेसिव, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, वो केटिव। तो पहले तो आपको केसेस के नाम ही याद करने हैं, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो। एनी प्रॉब्लम, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कर बताओ अगर किसी को अभी तक कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का डाउट है। नो डाउट। ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द केसेस। ओके, चलिए, लेट मी जस्ट स्क्रॉल बैक टू द टॉपिक, कहाँ से शुरू था ये। ओके, तो हम नाउन के केसेस पढ़ रहे थे, और नाउन के केसेस जो है हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अब। ठीक है। तो अब आपको ये तो आई गेस सबको पता चल गया कि नाउन के केसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें सेंटेंस में नाउन की क्या पता चल जाए, पोजीशन पता चल जाए, कि हमें सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है नाउन को। ठीक है। इसलिए हमें, हमारे लिए केसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंग्लिश में कितने केसेस होते हैं नाउन के, 5 केसेस होते हैं। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है ये आप लोगों के लिए नया हो, तो आप लोगों को इजीली याद नहीं हो रहा हो। तो सबसे पहला केस कौन सा पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड आप कौन सा पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज योर सेकंड। थर्ड आप कौन सा पढ़ोगे, डेटिव केस, दिस इज योर थर्ड केस। फोर्थ आप कौन सा पढ़ोगे, possessive case, this is your fourth case, okay। and fifth आप कौन सा पढ़ोगे, आप फिफ्थ पढ़ोगे vocative case। ठीक है। आई गेस अब सब जो है सबको ये नाम तो एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे, नॉमिनेटिव केस,
ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, पोजेसिव केस एंड वोकेटिव केस, NODPV, ठीक है, नो डीपीवी। तो इस तरीके से आप इससे याद रख सकते हो क्या, नाउन के केसेस के नाम, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव, पोजेसिव एंड वोकेटिव, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस बेसिकली क्या बोलता है, नॉमिनेटिव केस बोलता है इफ नाउन और प्रोनाउन, कोई भी सेंटेंस अगर है उसमें कोई भी नाउन, नाउन क्या होगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज किया गया है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो आप बेसिकली उसको नॉमिनेटिव केस बोलोगे। मतलब सब्जेक्ट की तरह अगर किसी सेंटेंस में उसको यूज किया है तो वो कौन सा केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में जो नाउन की पोजीशन है वो कहाँ होती है, सब्जेक्ट की जगह पे। देखो, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश, तो यहाँ पे मिस्टर रेड्डी क्या है, सब्जेक्ट, टॉट क्या है, वर्ब, ठीक है, अस इंग्लिश बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाउन कहाँ यूज किया गया, सब्जेक्ट की प्लेस पे, हेंस दिस इज द नॉमिनेटिव केस, राइट। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होगा, ऐसा वर्ब जिसको परफॉर्म कौन कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज वर्ब को परफॉर्म करने वाला इंसान कौन है, सब्जेक्ट ही है ना, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखा है इसलिए यहाँ पे। आई होप इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन है, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो है कहाँ यूज किया गया है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया है, ठीक है। हेंस ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस, विच मीन्स नॉमिनेटिव केस में नाउन को हम कहाँ यूज करेंगे, पूरे सेंटेंस में हम इस जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। द फ्लावर गिव्स अस फ्रेग्रेंस, द फ्लावर यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया गया, सब्जेक्ट की जगह पे, तो कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस। गिव्स क्या हो गया, वर्ब, अस फ्रेग्रेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पर अभी के लिए आप ये देखो कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं, उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब आप कहोगे कि मैम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखो, here in above sentences Mr. Reddy and Flower are subjects of the verb, so they are said to be nominative or subjective case। nominative case को ही ये subjective case बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे noun को या pronoun को subject की form में use किया जा रहा है, ठीक है। देखो, हाउ डू वी फाइंड नॉमिनेटिव केस, आइडेंटिफाई कैसे करोगे नॉमिनेटिव केस को, देखो सब्जेक्ट तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे है तो, लेकिन सिंपल तरीका क्या है इसको आइडेंटिफाई करने का, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो आप अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना कि कौन, हु एंड व्हाट, द आंसर यू विल गेट इज नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस क्या था, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश, तो आप इस सेंटेंस को पढ़ के अपने आप से क्वेश्चन करो, हु टॉट अस इंग्लिश, हु, मिस्टर रेड्डी, तो मिस्टर रेड्डी आपका बेसिकली क्या हो गया, नाउन हुआ, और कौन सी प्लेस पे है, सब्जेक्टिव प्लेस पे, तो हेंस आप इसको क्या बोल सकते हो, नॉमिनेटिव केस। व्हाट भी क्वेश्चन कर सकते हो आप अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सेंटेंस क्या था, द फ्लावर गिव्स अस फ्रेग्रेंस, तो व्हाट गिव्स अस फ्रेग्रेंस, फ्लावर। तो नॉमिनेटिव केस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सेंटेंस को पढ़ के अपने आप से दो क्वेश्चंस पूछोगे, हु या फिर व्हाट, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर नॉमिनेटिव केस का हो जाएगा। दैट मीन्स वहां पे नाउन को सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज किया हुआ होगा, राइट। आई होप नॉमिनेटिव केस सबको क्लियर होगा। देखो, आप लोग ना, मैं एक एक करके हर एक केस के बाद, जैसे अभी हमने नॉमिनेटिव केस पढ़ा, ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस के बाद अब मैं आपसे जैसे पूछूंगी कि आपको समझ आया या नहीं आया, तो आपने मुझे थम्स अप रिप्लाई करना है या कॉन्टिन्यू रिप्लाई करना है, रिप्लाई में विद कॉन्टिन्यू। अगर सबको समझ आ गया है तो कॉन्टिन्यू के साथ रिप्लाई कर दो जल्दी से, ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस जो है वो शुरू करें, ठीक है। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन किया है। फॉर इन दी फर्स्ट सेंटेंस, हु टॉट अस इंग्लिश, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे हु टॉट अस इंग्लिश, आंसर क्या मिलेगा, मिस्टर रेड्डी।
तो मिस्टर रेड्डी बेसिकली क्या है, नॉमिनेटिव केस। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में व्हाट गिव्स अस फ्रेग्रेंस, फ्लावर, तो फ्लावर बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो अब नॉमिनेटिव केस समझ आ गया, जल्दी से कंटिन्यू का मैसेज कर दो, अगर नहीं आया है तो फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगी। एल्स व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप ऑफ केस है नाउन का, वो बेसिकली क्या है, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट केस जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें नाउन या प्रोनाउन जो होगा ना, वो एक सेंटेंस में कौन सी जगह पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे यूज होगा तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। ठीक है, ओके। नॉमिनेटिव का दूसरा नाम बेसिकली क्या था, नॉमिनेटिव का दूसरा नाम था सब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें नाउन या प्रोनाउन को हम कहाँ यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट की जगह पे, हेंस उसको नाम सब्जेक्टिव भी था और नॉमिनेटिव भी था। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या आ जाएगा, आप नाउन या प्रोनाउन को कहाँ यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, हेंस इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, या इसको एक्यूजेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, अब सेम एग्जांपल देखो, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश एंड द फ्लावर गिव्स अस फ्रेग्रेंस। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, पर ये देखो, हेयर इन द अबव सेंटेंसेस इंग्लिश और फ्रेग्रेंस जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स हैं एंड दे आर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। तो यहाँ इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया, फ्रेग्रेंस जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया, हेंस ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो, सिंपली क्वेश्चन द अबव सेंटेंसेस विद व्हाट एंड whom। ठीक है, तो जब भी आपको एक्यूजेटिव केस ढूंढना है या आइडेंटिफाई करना है, आप अपने आप से दो क्वेश्चन करोगे, व्हाट या फिर whom। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट वाज टॉट टू अस बाय मिस्टर रेड्डी, क्या पढ़ाया मिस्टर रेड्डी ने आपको, इंग्लिश पढ़ाई, तो इंग्लिश बेसिकली क्या है आपका, एक्यूजेटिव केस। सेकंड में देखो, ठीक है, सेकंड इज सिमिलरली इन सेकंड सेंटेंस, व्हाट डज द फ्लावर गिव्स अस, फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस में आप अपने आप से दो क्वेश्चन पर पूछ रहे थे, हु एंड व्हाट, और आपको अपना आंसर मिल रहा था नॉमिनेटिव केस का। यहाँ पे आप अपने आप से दो क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट एंड whom। ठीक है, और आपको अपना आंसर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको देखते ही पता चल रहा है कि इंग्लिश जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, यहाँ पे आप देख के भी आइडेंटिफाई कर रहे हो। पर अगर कोई सिंपल सेंटेंस ना आके कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है, देयर यू कैन यूज दिस क्वेश्चंस, है ना, ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, आई होप ऑब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस भी आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में बेसिकली क्या है, नाउन या प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज करते हो, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज करके देखो, इंग्लिश एंड फ्रेग्रेंस, यू विल आस्क योरसेल्फ टू क्वेश्चंस, कौन कौन से, व्हाट एंड हु। व्हाट वाज टॉट टू अस बाय मिस्टर रेड्डी, इंग्लिश, हेंस इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में, व्हाट डज द फ्लावर गिव्स अस, फ्रेग्रेंस, हेंस फ्रेग्रेंस इज द ऑब्जेक्टिव केस, राइट। सो दिस वाज योर व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो, डेटिव केस। डेटिव केस होता है, क्या होता है ये, नाउन जो है उसको जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि एक सेंटेंस है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, नंबर वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे डेटिव केस में हम कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो, अब आप कहोगे मैम हमें ऑब्जेक्ट तो पता है क्या होता है, पर हमें ये बता दो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब क्या चीज है। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, वो बेसिकली क्या होगा, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी थिंग, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ऐसा पर्सन या ऐसी थिंग जो बेसिकली क्या करती है, डायरेक्टली रिसीव करती है किस चीज को, वर्ब को या एक्शन को, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको इसके, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है,
लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसा ऑब्जेक्ट जो बेसिकली वर्ब को, एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होगा? इज द रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश, तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया सबको कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये जो है ये वर्ब है, और ये जो ये है ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो किसको पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे हमें पढ़ाया जा रहा है, अस को पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब जिसके ऊपर एक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखो सेकंड क्या होगा? सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। इंग्लिश हमें किसने पढ़ाई? मिस्टर रेड्डी ने। तो इंग्लिश यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या पढ़ाया हमें? इंग्लिश पढ़ाई। तो जो भी रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब रेसिपिएंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस चीज को रिसीव कर रहा है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या रिसीव कर रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज को रिसीव कर रहा है? इंग्लिश को रिसीव कर रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट्स सी दिस एग्जांपल। वेंकट हैज गिवन सुजैन सम अमाउंट। आई गेस मैंने आपको उल्टा बोला। जस्ट गिव मी वन थिंग, दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो अस है, वर्ब जिसके ऊपर बेसिकली एक्ट कर रहा है, दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको दोबारा से करते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई माई सेल्फ गॉट कंफ्यूज्ड व्हाइल टीचिंग यू। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको 1 सेकेंड और लेके समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को देखो, मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश। I guess I will have to change the format of this because here the indirect object is highlighted and I was considering the same example and I explained you the other way. I was trying to explain you the direct object, but then see the definitions are okay. Direct object basically क्या होगा? Directly receiving the verb or action. The person who is directly receiving the verb or the action, जिसके ऊपर verb जो है act कर रहा है, उसको हम direct object बोलते हैं। और इनडायरेक्ट होता है रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तभी ये प्रॉब्लम आ रहा था इस एग्जांपल में कि ये रिसिपिएंट तो बन नहीं रहा है। ठीक है। अब देखो मिस्टर रेड्डी टॉट अस इंग्लिश में मिस्टर रेड्डी जो है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट। टॉट जो है वो वर्ब है। अस और इंग्लिश, अब यहाँ पे अस और इंग्लिश जो है वो बेसिकली क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब है उसका रेसिपिएंट। ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द वर्ब। वर्ब पढ़ाया जा रहा है। टॉट जो है वो बेसिकली क्या है? यहाँ पे वर्ब। तो हमें ये पता चल गया कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, व्हाट इज दैट एक्शन? दैट इज टीचिंग। टॉट। अब ये एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? किसको किसको पढ़ाया जा रहा है? हमें पढ़ाया जा रहा है। तो जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस चीज को रिसीव कर रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप अभी मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। अर्लियर द एग्जांपल वाज ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वो कंफ्यूजन ये हुआ था क्योंकि यहाँ पे वर्ड हाईलाइटेड इज अस एंड ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को जो कि मुझे आपको डेटिव केस में समझाना था वो मैं आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है। विच वॉज क्वाइट कंफ्यूजिंग ऑन माई पार्ट एज वेल। बट अभी आप इस तरीके से
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी हम डेटिव केस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सी दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, इसको आप 1 मिनट ध्यान से समझ लेना, इसको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब को जो बेसिकली क्या करेगा, रिसीव करेगा, और वर्ब जिसके ऊपर एक्ट करेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, टॉट। ठीक है, वर्ब एक्ट किसके ऊपर कर रहा है, वर्ब इज एक्टिंग ऑन व्हाट, अस, तो हेंस ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाया जा रहा है, ऑन whom the action is performed, on whom the action is performed, किसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिसको भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे वो बेसिकली क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें पढ़ाया जा रहा है, अस को पढ़ाया जा रहा है, तो अस बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है किस चीज को रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो हम क्या रिसीव कर रहे हैं, वी आर रिसीविंग द नॉलेज ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट की नॉलेज को रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इंग्लिश होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है। ठीक है, मेरी तरह इस एग्जाम्पल में कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज डेटिव केस। आई वाज टीचिंग यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, बट देन सडनली आई डोंट नो व्हाई व्हाट हैपेंड, आई स्विच टू डेटिव केस। मैं आपको वो डेटिव केस बीच में क्यों एक्सप्लेन करना शुरू हो गई, बट एनीवे we were not studying dative case, we are just studying about the direct object and indirect object. अभी मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, फिर से सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एक बार बता देती हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके ऊपर वर्ब जो है एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक्शन जिसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, अभी क्या कर रही हूं मैं, वर्ब एक्शन क्या परफॉर्म कर रही हूँ, टीचिंग। ठीक है, किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, आप लोगों के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, तो आप लोग बेसिकली क्या हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे। और आप लोग रिसीव क्या कर रहे हो, इंग्लिश रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो रिसीवर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा होता है, जिस चीज को रिसीव कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे इंग्लिश रिसीव कर रहे हो आप, इंग्लिश की नॉलेज रिसीव कर रहे हो, तो इंग्लिश यहाँ पे बेसिकली क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी बताओ कोई कंफ्यूजन, जल्दी से कमेंट करो सो दैट वी कैन फिनिश द डेटिव केस टुडे। अभी मैंने आपको डेटिव केस नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बता रही हूँ। अब कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड। इसको हम दोबारा दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, मुझे वैसे आज तक ये याद नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली आप लोगों को जल्दी से रिप्लाई करो यार। अच्छा, मिस्टर बीएच का एक एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर रेड्डी टॉट इंग्लिश टू अस। ओके, एक स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। आई एम जस्ट राइटिंग योर स्टेटमेंट, जस्ट गिव मी 1 second. मिस्टर रेड्डी टॉट इंग्लिश टू अस। ओके, मिस्टर रेड्डी टॉट इंग्लिश टू अस। तो मिस्टर बीएच ने एक ये एग्जाम्पल दिया है, स्टेटमेंट दी है जो आज के लिए हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें वो मुझे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करो, यही ना। देखो मिस्टर रेड्डी क्या है, मिस्टर रेड्डी इज योर सब्जेक्ट, ये हमें पता है। टॉट क्या है, वर्ब है, ये भी हमें पता है। इंग्लिश टू अस इज योर व्हाट, इंग्लिश टू अस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आप सबको समझ आ गया। ठीक है, दिस इज योर इंग्लिश टू अस जो है आपका ऑब्जेक्ट है ये पूरा। ठीक है, अब इसमें से हमें दो ऑब्जेक्ट्स अलग करने हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी, इनका जो एग्जाम्पल है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा,
पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। किसको पढ़ाया जा रहा है? हमें पढ़ाया जा रहा है ना। तो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? हम पे ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो वर्ब यहाँ किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? हम पे। ठीक है, तो यहाँ पे अस अभी भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। उसकी आपकी पोजीशन चेंज करने से या उसको प्रेपोजिशन यूज करने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की? डेफिनेशन है वर्ब किसके ऊपर एक्ट कर रहा है। वर्ब जिसके ऊपर एक्ट करेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ये दी, बट वर्ब तो अभी भी इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर ही एक्ट कर रहा है ना। पढ़ाया तो अभी भी अस को ही जा रहा है ना, तो अस ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब हम लोग रिसीव क्या कर रहे हैं? ये अस जो भी लोग हैं, ये लोग क्या रिसीव कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज रिसीव कर रहे हैं। हेंस इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आपका क्वेश्चन क्या था? हियर इंग्लिश इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो मिस्टर बीएच, इट इज नॉट अबाउट शिफ्टिंग द प्लेसेस ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस। आप उसको बहुत शैलो समझने की कोशिश कर रहे हो कॉन्सेप्ट को। इट इज नॉट अबाउट स्विचिंग द प्लेसेस ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश को आपने यहाँ लिख दिया तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और अस को यहाँ लिख दिया तो वो डायरेक्ट। ऐसा कभी भी नहीं होगा सेंटेंस में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस। आई एम सेइंग कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर ये वर्ब जो है, ये वर्ब जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है। टीचिंग किसको की जा रही है? टीचिंग किसको किसको पढ़ाया जा रहा है? जिसको पढ़ाया जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब वो इस प्लेस पे है या इस प्लेस पे है, दैट इज नॉट द पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। अभी भी इस सेंटेंस में अस ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखो क्या बोलती है। वर्ब जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है। किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? हम पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सी डोंट अंडरस्टैंड इट लाइक दैट यार, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर अगर ऐसे कर रहे हो। आप इसको इस तरीके से समझो। आपका ना सेंटेंस में आपने प्लेसेस से फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ स्विच कर रहे हो आप। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। पॉइंट ये कि डेफिनेशन को समझो। डेफिनेशन में सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो कॉन्सेप्ट की बात कर रही है। अब और डेफिनेशन क्या बोलती है? देखो बहुत सिंपल है डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन सेइंग? डेफिनेशन ये बोलती है, अब सेंटेंस कुछ भी हो, अब इन्होंने सेंटेंस ये दिया, बट द थिंग इज अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, आप प्लेस का बॉदर नहीं करोगे कि इंग्लिश यहाँ पे लिखा है या यहाँ पे लिखा है, अस यहाँ पे लिखा है या यहाँ पे लिखा है। आप डेफिनेशन पे जाओगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसके ऊपर वर्ब को परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे किसको पढ़ाया जा रहा है? वर्ब किसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है? अस के ऊपर। तो अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस वर्ब को हम लोग रिसीव क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा कि हम लोग रिसीव क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं? हम लोग एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट। तो एक तरीके से बेसिकली क्या रिसीव कर रहे हैं हम लोग, वो आपका बेसिकली क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई होप मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर पाई होंगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। अभी कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी ऑल राइट। अब सेंटेंस में प्लेसेस के ऊपर मत जाना, क्योंकि वो बहुत शैलो कॉन्सेप्ट है। मैंने ये नहीं बोला कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। दिस इज रॉन्ग। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जहां पे वर्ब जो है एक्ट कर रहा है। अगर वो अस के ऊपर एक्ट कर रहा है तो अस ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर किसी और वर्ड के ऊपर एक्ट करेगा तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अभी जल्दी से रिप्लाई करो किसी को कुछ और कंफ्यूजन है तो, नहीं तो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास बिकॉज इट इज ऑलरेडी 15 मिनट्स अबव। हम लोग इसको कल शुरू करें, कल फ्राइडे, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, मंडे को शुरू करेंगे डेटिव केस से। दोबारा से सब रिवाइज करेंगे केसेस। मीनवाइल आपको नोट्स मिल गए होंगे नाउन्स के।
नाउन रिवाइज कर लेना सारा, बिकॉज मैं मंडे को केसेस से डायरेक्टली शुरू करूंगी. आई विल स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द केस. देखो जैसे मैं यहाँ से शुरू करूंगी, मैं मंडे को पढ़ाना, सारे केसेस दोबारा से रिवाइज करा दूंगी, और डेटिव केस से हमने बिगिन करना है, तो वहां से हम शुरू करेंगे. ठीक है, ठीक है. और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है. इसको मैं एक बार फिर से मंडे को करा दूंगी. ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को नहीं, कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मेनली फोकस किया हुआ है. तो जैसे मैं कंफ्यूज हो गई थी, आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए हम लोग बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना आपने इसको, वो भी देख लेंगे. ओके, so with this I'm just winding up the class for today, and we will be discussing the dative case on in Monday's class. ठीक है, तो for now thank you so much for joining the session. I'll see you tomorrow, I'll see you on Monday, and all the best for your weekly test, because you have weekly test tomorrow. So bye bye, thank you so much for joining the session. Thank you so much.